दिस इज आशमा शुक्ला एंड यू आर वाचिंग अस ऑन एंट्री चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करंट इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड फॉर ऑल दोज हु वांट टू प्रैक्टिस करंट अफेयर्स और यू वांट टू वॉच टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस, यू कैन गो टू द ऐप। एंट्री का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। आप उस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑल्सो एंड पेड कोर्सेज भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। So you can go over there for finding up your suitable courses and quiz of current affairs. Now moving forward with our session, अपना सेशन शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग एज यूजुअल डिटेल में थोड़े से करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। कुछ करंट इवेंट्स ऐसे होंगे जो हम वन लाइनर्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, राइट? सो द फर्स्ट न्यूज इवेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विच वॉज इनॉग्रेटेड विद CPPP. CPPP is Central Public Procurement Portal या Central Public प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPPP के साथ GEM या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी एक कर दिया गया उनको। और इंटीग्रेट करके क्या बनाया है? यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, एकीकृत खरीद प्रणाली बनाई गई है CPPP और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को मर्ज करके। नाउ व्हाट आर दीज टू सेपरेट यूनिट्स? ये GEM जो है और CPPP, ये अलग अलग अगर हम देखें तो है क्या? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाया था। तो GEM इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सेटअप किस लिए किया गया था? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए ही था। ये 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से या ओपन फॉर्म में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और ओपनली बायर्स को इनवाइट करने के लिए GEM तैयार किया गया था, राइट? ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड नॉन प्रॉफिट कंपनीज रन करती हैं, वही इन्हें रन करती है। स्पेशल पर्पस के लिए ये तैयार की गई हैं। एंड इसके अंदर प्रोडक्ट्स स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल्स से लेके बहुत वाइड रेंज तक जाते हैं, राइट? इफ वी टॉक अबाउट CPPP जो है ये तैयार किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। सो CPPP इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT या विच वी से MEITY। ये मिनिस्ट्री ने सेटअप किया था अलोंग विद NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी इसमें इन्वॉल्व था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन भी इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर वाइडर रेंज ऑफ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है जो एक सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री देते हैं मिनिस्ट्रीज एंड लाइन डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अब ये जो इंटीग्रेट करके पोर्टल बनाया गया है, यूनिफाइड पोर्टल, इसके अंदर क्या है? इट इज बेसिकली जो बायर्स या जो रेंज है GEM की, दैट कैन बी मर्ज्ड विद CPPP, जिसकी वजह से एक वाइडर रेंज मिल जाए ऑडियंस का। सो अ वाइडर रेंज ऑफ परचेजर्स या कंज्यूमर्स, साथ ही साथ अ वाइड रेंज ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट्स। जो CPPP और GEM पे अलग अलग चीजें बिकती थी, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे वाइड रेंज अवेलेबल हो गया। वाइड रेंज ऑफ बायर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो बाइंग एंड सेलिंग के अकरेंसेस, यानी कितनी बार होता है या कितने टाइम में ये कंडक्ट किया जाता है, तो वो टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे कंपेयर्ड टू कि अलग अलग, राइट? और साथ ही साथ जो स्कैटर्ड वेंडर बेसिस हैं, दोनों के जो बेचने वाले और खरीद वाले बिखरे हुए हैं, दोनों पोर्टल्स पे बिखरे हुए थे, दे आर गोइंग टू कम टुगेदर एज सिंगल। इसकी वजह से गुड प्राइस डिस्कवरी इज पॉसिबल, मतलब हायर रेंज ऑफ प्राइसेस कैन बी पॉसिबल, राइट? So moving forward, विजिलेंस अवेयरनेस वीक अक्टूबर 27 से नवंबर 2 तक सेलिब्रेट किया जाएगा, फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर। और इस बार का थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत, राइट? नाउ ऑन दिस ड्यूरेशन, ये जो पूरा विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट होगा, इस पूरे ड्यूरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन कंडक्ट की जाएगी बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। तो CBI इस पूरे हफ्ते में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगा दिल्ली में। और इस बार का थीम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, राइट? सो विजिलेंस एक्चुअल में है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या ऑल दैट विजिलेंस थिंग्स दैट वी हैव?
फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गो टू दैट वी मस्ट नो कि इस बार का मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव साइबर क्राइम रहेगा, फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉर्ट किया जा सकता है, एंड बैंक फ्रॉड्स, ऑडिटिंग इफेक्टिव तरीके से करना, ये सब चीजें इस बार के हाइलाइट्स रह सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस के। टॉकिंग अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी जो है, इसको स्टैट्यूटरी का स्टेटस 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के द्वारा दिया गया था। और ये किस चीज के लिए है? इट इज बेसिकली ओवरलुकिंग द गवर्नमेंटल करप्शन। गवर्नमेंट करप्शन के लेवल को देखती है या उसको मॉनिटर करती है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड करप्शन इश्यूज जो है या ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का जो काम है, बेटर गवर्नेंस का जो है, मोर इन्वॉल्वमेंट को है, वो सारी चीजें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के अंदर आती है। राइट नाउ व्हेन दिस वाज फॉर्म्ड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको किसी ना किसी ने रेकमेंड किया होगा, ऐसे आउट ऑफ द ब्लूज तो नहीं बना है। तो इसका रिकमेंडेशन जो था दैट वाज आउट ऑफ संतनाम कमेटी। संतनाम कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन या जो प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के, दैट वाज श्री संतनाम। और उन्हीं के नाम पे संतनाम कमेटी थी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनाई गई थी। दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और उस टाइम पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का प्रपोजल आया था। नाउ वी हैव लोकपाल एंड लोकायुक्ता आल्सो, लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट के थ्रू। लेकिन बिफोर दैट द ओल्डर वन इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो थे दैट वाज नित्तूर श्रीनिवास राव। और प्रेजेंटली यानी 2020 में जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो है संजय कोठारी। राइट नाउ एंटी करप्शन के लिए सिर्फ ये लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है, देर आर अदर एक्ट्स ऑल्सो जो एंटी करप्शन लॉज को मॉनिटर करते हैं। तो वील हैव अ लुक एट दोस, एक बार नाम देख लेते हैं, फॉर इन केस कभी देखा तो नया नया ना लगे। So the first one which we have is Prevention of Anti-Corruption Act, Prevention of Anti-Corruption Act, जो आया था 1988 के अंदर। फिर आया था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी 1988 के अंदर आया था। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्ट आया था 2002 में। ठीक, आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वी हैड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये आया था 2011 के अंदर। विसल ब्लोअर कौन होता है? हु इज द विसल ब्लोअर जिसकी प्रोटेक्शन इस एक्ट में बात की गई है? विसल ब्लोअर इज दैट पर्सन जो किसी भी करप्शन या जैसे विजिलेंस कमीशन है तो करप्शन से रिलेटेड है या मर्डर से रिलेटेड किसी भी चीज का कोई भी क्राइम हुआ है, उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है या जो इंडिकेशन देता है कि दिस पर्सन कुछ गलत चल रहा है या यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो जो विसल ब्लो करता है, जो सबसे पहले अटेंशन गेन करवाता है किसी क्राइम की तरफ, दैट इज विसल ब्लोअर। और उनकी प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि दे आर मोर ओपन टूवर्ड्स क्राइम, क्योंकि वो दे आर मोर एक्सपोज्ड टूवर्ड्स द हार्म्स दैट कैन कम विद द क्राइम। इसीलिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए 2011 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन भी है जो 2005 के अंदर आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, करप्शन डिक्रीज करने के लिए एंड सेफ्टी के लिए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। राइट नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेट्स न्यू रूल्स फॉर लैंड ट्रांसफर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने नए रूल्स निकाले हैं लैंड ट्रांसफर को लेकर के। यानी कि नाउ नए रूल्स के अंदर आर्म्ड फोर्सेस आर अलाउड टू रिसीव इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विवेलेंट इन वैल्यू ऑफ द लैंड अंडर देयर कंट्रोल। सशस्त्र बल को उनके नियंत्रण में भूमि के मूल्य के बराबर बुनियादी ढांचा प्राप्त करने की अनुमति है। इससे पहले अगर सर्टेन लैंड वो किसी को देना चाहते थे तो उसके लिए मनी का ट्रांजैक्शन होना जरूरी होता था। दैट मीन्स कि इफ समवन वांट्स टू
टेक एनीथिंग और या रेंट करना चाहते हैं वो प्लेस को, तो दे हैड टू गिव सर्टेन अमाउंट या पेमेंट उस मार्केट प्राइस पे या उसकी लैंड की वैल्यू देनी पड़ती थी. नाउ दे कैन ट्रांसफर इट. दैट मीन्स कि ऑन दिस सर्टेन लैंड अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ बनाना चाहती है, NHAI कुछ बनाना चाहता है, मेट्रोज कुछ बनाना चाहते हैं, तो दे कैन. लेकिन रिटर्न में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर मतलब डिफेंस पर्सनल्स अगर अपना लैंड दे रहे हैं, तो इन रिटर्न दे नीड दी इंफ्रास्ट्रक्चर. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जो पब्लिक यूटिलिटीज के लिए हो, सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए किया जाना चाहिए. यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने उस लैंड पे कि वो पब्लिक यूटिलिटीज के लिए है, पर्सनल गेन्स के लिए नहीं. सो दिस लैंड विच कैन बी ट्रांसफर्ड और बोरोड, वो लैंड किसी ना किसी पब्लिक वर्क के लिए यूज होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो. फिर या तो रेलवे रोड्स बनानी है, या वट एवर दे नीड टू क्रिएट, कोई पर्टिकुलर mall, anything which is of public utilities, that can be formed over here, right? Now डिफेंस सेक्टर की लैंड होल्डिंग्स इंडिया में सबसे ज्यादा है. द मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स ऑफ in India are of defense, and they cannot be taken back that easily, right? So it has a very long process. And according to Public Accounts Committee की 89th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 17 लाख करोड़ एकड़, 17 लाख करोड़ एकड़ की लैंड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर. सो पुटिंग यूज टू दैट एक्स्ट्रा लैंड इज व्हाट द पर्पज इज. तो यूजुअली क्या होता है, आइदर दे आर मेकिंग गोल्फ कोर्स और समथिंग यूजलेस इज बीइंग फॉर्म्ड. सो रादर देन मेकिंग समथिंग यूजर, डिफेंस एस्टेट ऑफिसर्स के और लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज के हाथ में ये दे दिया है कि विच एवर द अथॉरिटीज देयर, लोकल मिलिट्री अथॉरिटी जो वहां पे है, दे कैन डिसाइड कि वो लैंड देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, एंड हाउ मच दे वांट टू गिव, किसे देना है, किस बेसिस पे देना है, दे कैन गिव इट. बट इट इज गिवन टू लोकल जो मिलिट्री अथॉरिटी है, कैंटनमेंट है, वो डिसाइड कर सकता है. Next, UN Treaty of Banning Nuclear Weapons enters into force. United Nations की treaty थी न्यूक्लियर वेपन्स बैन करने के लिए, वो फाइनली अप्लाई हो गई है आफ्टर 50 कंट्रीज रैटिफाइड इट. 50 देशों ने उस पर सिग्नेचर करके इसे पार्लियामेंट से पास करा लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अब एप्लीकेबल हो गई है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अपोज्ड थ्योरी. ये जो ट्रीटी है ये सबसे ज्यादा अपोज की गई है, because all the nuclear powers, be it Russia, USA, Britain, France, China, including Japan, they all are opposing it. Reason being कि इस treaty के अंदर completely strict, मतलब एक तो strictly prohibit किया है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने से, और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को कंडेम भी किया गया, निंदा भी की गई है, और साथ ही साथ परमाणु हथियारों के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई गई है. तो इससे पहले जो ट्रीटी हुआ करती थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पार्शियल कंट्रोल था कि एक सर्टेन रेंज तक कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो इट्स ओके. लेकिन नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी कंप्लीट बैन लगा दिया गया है, या दे आर प्रमोटिंग कि कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज फेसिंग सो मच ऑफ ऑपोजिशन. इसके अंदर इंडिया ने अभी तक वोट नहीं किया है, तो मतदान से परहेज किया. वी हैव नॉट वोटेड, ना फेवर में किया है ना अगेंस्ट में किया है, दो वी आर नॉट इन फेवर फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जापान जो इकलौती कंट्री है जिसने वो न्यूक्लियर वेपन्स के नुकसान देखे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट इन फेवर ऑफ इट, वो अभी भी बायकॉट कर रहा है इसका. Right? Now, what do you mean? There are few students who have this question कि ratified और signed के बीच में difference क्या है? Now, whenever a treaty or an MOU is signed, that means कि जो भी वहाँ पे present है या जो national head है, उन्होंने इसे accept किया है, यानी कि उसके जो ideals हैं वो सब वो लोग प्रमोट करेंगे, और दे आर गोइंग टू नोटिफाई इट, एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड देयर ओन, अपने लेवल पे दे विल अप्लाई एज मच एज दे कैन. ठीक. लेकिन जब रैटिफाई हो जाता है, एट दैट टाइम द पार्लियामेंट हैज एक्सेप्टेड इट. जब पार्लियामेंट में पास हो जाए, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नेंस इज विद दैट ट्रीटी, तो फिर वो जो पूरी ट्रीटी है वो एज इट इज अबाइड हो, उसके सारे रेगुलेशंस फॉलो हो, वो फिर रैटिफाई में होता है.
तो अगर रेटिफाई हो गई यानी कि उस कंट्री की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, वेरा साइन अगर हुई है तो अपने नेशनल प्रोसीजर से वो लोग वर्क करेंगे। सो अगर इंडिया में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई साइन करके आए हैं ट्रीटी, तो इट विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट इंडियन प्रोसीजर्स आर। इंडियन प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मर्ज अप होता है तो उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। बट अगर रेटिफाई होता है तो जैसा ट्रीटी में लिखा है बिल्कुल वैसा होगा, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड रेटिफाइड। नेक्स्ट, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने लॉन्च करी है, और इसके अंदर सिटीजन्स जो भी हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं जो बिना मास्क पहने किसी कार्यालय में जाते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे पब्लिक ऑफिस हो प्राइवेट ऑफिस हो। नो मास्क मीन्स नो एंट्री, किसी भी तरीके की कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी, राइट? नेक्स्ट, पीएम स्वानिधि स्कीम की रैंकिंग्स रिलीज हुई है। पीएम स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, राइट? और इसके अंदर कुछ 10,000 तक का लोन, ₹10,000, 10,000 का लोन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस स्कीम के अंदर विद लेस या सब्सिडी वाला, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज करके 10,000 तक का लोन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए दिया जाएगा पीएम स्वानिधि स्कीम के अंदर। इसकी जो रैंकिंग है वो 3 बेसिस पे आई है, एक सैंक्शंस पे, एक एप्लीकेशन के बेस पे और एक डिसबर्समेंट्स के, यानी मंजूरी, आवेदन और ऋणों के वितरण के बेस पे 3 अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग आई और तीनों में यूपी ने टॉप किया है, राइट? इसके अलावा यूपी के 7 शहर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंकिंग गेन करी, टॉप, यू कैन से टॉप रैंकिंग्स में रहे हैं। दैट इज लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर एंड कानपुर। इम्प्लीमेंटेशन ना, ये जो पीएम स्वानिधि स्कीम है ये ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आई थी, या उन्होंने लॉन्च करी थी, लेकिन इन द ड्यूरेशन ऑफ जून जुलाई ये जो जिम्मा था ये मिनिस्ट्री ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक या सिडबी को दे दिया। सो नाउ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का ये सिडबी देखता है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली स्विगी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक एमओयू साइन किया या एक इंटीग्रेशन किया, और उसका बेसिस क्या था कि स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फॉर्म पे लेके आना या ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम में इंटीग्रेट करना। तो टीचिंग देम अबाउट हाइजीन, किस तरीके से वो पूरा सिस्टम वर्क करता है ऑनलाइन फूड सप्लाईज का, किस तरीके से हाइजीन का ध्यान रखा जाए, कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट एंड एवरीथिंग। सो वो सब चीजें सिखाएगा स्विगी। एंड अभी करंटली ऑल ओवर इंडिया नहीं हुआ है एप्लीकेबल, सिर्फ 5 सिटीज के अंदर ये एप्लीकेबल किया गया है स्विगी, और स्विगी का जो इंटीग्रेशन है वो है अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी और इंदौर के अंदर, राइट? तो 5 सिटीज में सून इनफ कुछ टाइम में ऑल ओवर इंडिया होगा, लेकिन धीरे धीरे इन फेजेस। फिर कुछ वन लाइनर्स, नेशनल कोचिंग कैंप फॉर टेबल टेनिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। इस कैंप के अंदर टोटल 11 प्लेयर्स होंगे, जिसमें से 5 मेल होंगे और 6 फीमेल प्लेयर्स होंगे। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? तो दिल्ली पब्लिक स्कूल सोनीपत के अंदर ये नेशनल कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, राइट? इसके अलावा 4 ट्रेनिंग कोचेस भी होंगे इन दिस कैंप, राइट? नेक्स्ट, आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस साउथ एशियन कंट्रीज को डेडिकेट किया या उनको अपनी तरफ से दिया है। सो इज इट टू ऑल ऑफ देम या सम ऑफ देम? तो नहीं, इट इज नॉट फॉर ऑल ऑफ देम, इट इज ओनली फॉर सम ऑफ देम। कौन कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके अंदर बेसिकली फ्लड फोरकास्ट में हेल्प करने के लिए आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस लॉन्च की है। नाउ मोर अबाउट आईएमडी नीड्स टू बी नोन, एंड दैट इज कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल इज मृत्युंजय मोहापात्रा। मृत्युंजय मोहापात्रा इसके डायरेक्टर जनरल है। एंड
He is a permanent representative of India at World Meteorological Organization WMO या World Meteorological Organization में इंडिया के permanent representative जो इंडिया को वहां पे represent करते हैं that is मृत्युंजय मोहपात्रा. And apart from that, if we come to the headquarters of IMD, वो न्यू दिल्ली में है. Next, novel industry 4.0 technology for remotely controlled factory operations IIT खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मिलकर तैयार किया है, राइट. एंड एक बुक है द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइस हाउ मच विल यू पे. ये बुक के ऑथर है सुमन दुबे. दिस इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सुमन दुबे की डेब्यू बुक है ये. इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ हिज, सो इट्स अ डेब्यू बुक एंड द नेम and book needs to be known. Next, Wavel Ram Lakwan, he has been elected as president of Seychelles. The Seychelles के president नए appoint हुए हैं. Direct question, and he's an Indian born, so an important one also. Since he's an Indian born, that comes as an important segment. इसके अलावा we had Lebanon's new prime minister and president, वो भी पता होना चाहिए, and various other countries have appointed. The appointments of heads is very important in international news, right? फिर वेस्ट बंगाल ने 3 करोड़ रुपीस का सैंक्शन दिया गोवा के अंदर इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क तैयार करने के लिए. सो इंडिया का पहला लाइकन पार्क जो है वो तैयार हुआ उत्तराखंड में. देन सॉरी नॉट वाइट, स्नो लेपर्ड की कंजर्वेटरी, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर या कंजर्वेटरी, ये भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ. एंड सैंड ड्यून पार्क इंडिया का पहला वो गोवा के अंदर होगा. एंड दैट हैज बीन सैंक्शनड बाय वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? दैट इज डेविड मेलपास, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, एसबीआई ने दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड लॉन्च किया विच इज अ क्रेडिट कार्ड. ये क्रेडिट कार्ड है और ये जैसे मेट्रो का स्मार्ट कार्ड फंक्शन करता है बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा, बट इट्स अ क्रेडिट कार्ड rather than being a prepaid one, right? So with this we'll be winding up our current news events. Current news events हमारे यहीं पे खत्म होते हैं. With major coverage has been done. इसके अंदर हम major coverage ले चुके हैं of 26th of October. For all those who want to practice questions after this, जिन लोगों को questions practice करने हैं वो लोग entry app download कर सकते हैं. You will find everyday current affairs in this. यहाँ पे approximately 10 questions होंगे and you have to, it's going to hardly take 10 minutes of yours with analysis and everything, and topic oriented videos and more courses भी available हैं. So go through that and I hope that is going to be helpful to you. Until then, the next video I'll take your leave. Thank you so much. Goodbye, take care and have a great day ahead.